welcome to the class. Subscribe to our YouTube channel to support this revolution. This is your educated Monalisa. अगर आप इसमें से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये लेक्चर आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। हमने लास्ट क्लास क्या देखा था? हमने लास्ट क्लास देखा था नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस। आज हम एक न्यू थ्योरी पढ़ेंगे, दैट इज बॉन्डिंग थ्योरीज इन कोऑर्डिनेशन। इन बॉन्डिंग थ्योरी वीवीटी, सीएफटी एंड एलएफटी कम्स। ओके, पहले हम देखेंगे बॉन्डिंग थ्योरी में वर्नर्स थ्योरी देखेंगे। वर्नर्स थ्योरी के बाद हम वीवीटी देखेंगे, वीवीटी के बाद सीएफटी, सीएफटी के बाद एलएफटी। एलएफटी आपके सिलेबस में नहीं है, एग्जाम के सिलेबस में सिर्फ एलएफटी के हम बेसिक लेवल तक ही कवर करेंगे। ओके, तो पहले क्या हमें देखना है? पहले देखना है हमें वर्नर्स थ्योरी। अगर आपको टॉपिक रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन सो दैट आई कैन सॉल्व योर डाउट। ओके, वर्नर्स थ्योरी। Werner's theory, it was given by Werner in 1893. In 1893 it was given, and Nobel Prize was given to Werner in 1913. Nobel Prize was given in 1913. According to the Werner, Werner क्या कहते हैं? Ions have two types of valency. आयंस के पास दो टाइप्स ऑफ वैलेंसी होते हैं। फर्स्ट वन इज प्राइमरी वैलेंसी और अनदर वन इज सेकेंडरी वैलेंसी। अकॉर्डिंग टू वर्नर, आयंस हैव टू टाइप्स ऑफ वैलेंसी। ओके, फर्स्ट वन इज primary valency and second one is secondary valency. प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी को हम ऐसे दो कॉलम में डिवाइड करके डिफरेंस करके देख लेंगे। ओके, पहले क्या है? प्राइमरी वैलेंसी। And this is secondary valency. प्राइमरी वैलेंसी में क्या है? इट रिप्रेजेंट्स द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मेटल आयन। मेटल आयन की जो भी ऑक्सीडेशन स्टेट होगा दैट इज योर प्राइमरी वैलेंसी। एंड सेकेंडरी वैलेंसी में इट रिप्रेजेंट्स द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ आयंस। आपका कोऑर्डिनेशन नंबर जो है that is your secondary valency. And primary valency can be ionizable. वो आप primary valency को ionize कर सकते हैं, but secondary valency को आप ionize नहीं कर सकते। तो पहला पॉइंट क्या है? It represents the oxidation state of the metal ion. It represents secondary valence में it represents the coordination number of ions. Okay, it primary valence क्या है? It is ionizable. आप इसको आयनाइज कर सकते हैं, but in secondary valency it is non-ionizable. Okay, primary valence में next point क्या है? It is satisfied by negatively charged ions. प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करेगा नेगेटिव चार्ज आयन, एंड सेकेंडरी वैलेंस में क्या होता है? इट इज सेटिस्फाइड बाय पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल आयन। दैट मीन्स योर सेकेंडरी वैलेंसी कैन बी ऑक्यूपाइड बाय पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल आयंस, बट आप प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस की जरूरत है। ओके,
Oneness theory is very simple. It is satisfied by negatively, मैं इस तरफ से लिख देती हूँ, charged ions, and it is satisfied by positive, negative, or neutral ions. Okay. Then primary valence में आपका क्या है? It is not associated with the shape of coordination compound. आपका primary valency से coordination compound के shape में associate नहीं है, but in your secondary valence it is associated with the shape of coordination compound. And primary valence में आप क्या है? Primary valency को हम dotted line पे represent करते हैं and secondary valency को हम सॉलिड लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं. इट इज नॉट एसोसिएटेड विथ द शेप ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. And it is associated with the shape of coordination compound. It is represented by, I hope you have understood, it is represented by dotted line. Example में आपको और भी समझ में आएगा. It is represented by solid line. Okay. एक एग्जाम्पल देखते हैं. CONS3 whole 6 Cl3. ओके, दिस इज ए कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स. हमने क्या देखा था? प्राइमरी वैलेंसी में देखा था. प्राइमरी वैलेंसी ऑक्सीडेशन स्टेट पे रिप्रेजेंट्स द ऑक्सीडेशन स्टेट एंड इट कैन बी आयनाइजेबल. सो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? अगर NH3 का तो 0 होगा बिकॉज इट्स अ न्यूट्रल लिगैंड. सो X - 3 is equal to 0. So oxidation state is +3. Okay, so negatively 3 oxidation states are +3. That's why 3 negative chlorine ion occupy to neutralize the complex. That's why this is the primary valency. And it will be represented in dotted lines and coordination number हमने क्या देखा था? It represents the coordination number. Coordination number with जितना होगा आपको, that is your secondary valency. Okay, I hope you guys have understood. That is all about oneness theory. आपको oneness theory यहीं पे खत्म हुआ. oneness theory बहुत simple theory है. सिर्फ आपको primary valence से and secondary valence से पहचानना है. Okay.
अब हम देखेंगे VBT, CFT एंड LFT। बट बिफोर गोइंग टू VBT, CFT एंड LFT हम पहले इसका एक ओवरव्यू देख लेते हैं। तीनों के बीच डिफरेंस क्या है पहले उसको जान लेते हैं, देन हम इंडिविजुअली एक एक को डिस्कशन करेंगे। ओके, पहले एक डिफरेंस देख लेते हैं। हियर VBT, हियर CFT एंड हियर LFT। हमें बहुत ज्यादा जरूरत है VBT एंड CFT, बट LFT हमारे सिलेबस में उतना ज्यादा नहीं है। सिर्फ जो बेसिक लेवल का जानना है वो मैं आपको बता दूंगी। ओके, सो VBT का मीन्स वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी, CFT का मीन्स क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, LFT का मीन्स लिगैंड फील्ड थ्योरी। यू कैन राइट इन योर नोटबुक। ओके, सो VBT क्या कहते हैं? वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी, जो मेटल एंड लिगैंड की बॉन्ड होगी वो कोवेलेंट बॉन्ड की ओवरलैपिंग की वजह से होगी, एंड इट एक्सेप्ट दैट आयनिक कैरेक्टर एग्जिस्ट इन द बॉन्ड। VBT क्या कहता है? ये जो मेटल लिगैंड की बॉन्ड होगी वो कोवेलेंट बॉन्डिंग की वजह से होगी, एंड आयनिक कैरेक्टर उसमें एग्जिस्ट होगा। आयनिक कैरेक्टर क्यों होगा? बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड लिगैंड। ओके, तो पहला VBT क्या कहता है? मेटल एंड Ml बॉन्ड, यानी कि मेटल लिगैंड बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय कोवेलेंट ओवरलैपिंग। दैट इज M का ये अगर ऑर्बिटल, दिस इज ओवरलैपिंग। ओके, देन क्या कहा? इट एक्सेप्ट्स that ionic character, next पेज पे लिखती हूँ, that ionic character exist in bond। ये कोवेलेंट ओवरलैपिंग वजह से होता है, बट ये VBT कहता है कि आयनिक कैरेक्टर भी एग्जिस्ट करता है बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से आपका आयनिक कैरेक्टर भी एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्ट इन बॉन्ड। उसका रीजन क्या है? which is due to En difference between M and L, metal and ligand। ओके, तो देन हम देखते हैं CFT, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। CFT क्या कहता है? CFT कंसिडर्स मेटल एंड लिगैंड एज पॉइंट चार्जेस। इसने क्या कहा? मेटल लिगैंड बॉन्ड होता है कोवेलेंट ओवरलैप की वजह से। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी कंसिडर करता है मेटल एंड लिगैंड को दोनों पॉइंट चार्जेस, as a point charge, and considering neutral ligand as dipole। न्यूट्रल लिगैंड को डाइपोल कंसिडर करता है। जो भी कैटायन आनायन है उसको पॉइंट चार्ज कंसिडर करता है, न्यूट्रल लिगैंड को डाइपोल कंसिडर करता है। एंड द इंटरेक्शन विल बी प्योरली आयनिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक। CFT ये कहता है कि जो भी बॉन्डिंग की इंटरेक्शन होगी दैट इज प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक और आयनिक। लिगैंड क्या होना चाहिए? एनायनिक होना चाहिए, एंड न्यूट्रल होना चाहिए, पॉजिटिव भी हो सकता है। कंसिडर्स आयन आयन इंटरेक्शन, एंड न्यूट्रल लिगैंड कंसिडर्स आयन डाइपोल इंटरेक्शन। ओके, सिर्फ मैं आपको डिफरेंस बता रही हूँ कि VBT पहले क्या कहता है, LFT है। VBT ने कोवेलेंट को कंसिडर किया, इसने आयनिक को कंसिडर किया, एंड LFT ने दोनों को कंसिडर किया। दैट वाई इट वाज एक्सेप्टेबल, it was completely acceptable, LFT। okay, CFT क्या कहता है? CFT considers M and L as point charges। क्या? M plus L minus। if metal is cation then ligand is anionic ligand। कंसिडर, एंड न्यूट्रल लिगैंड को क्या कंसिडर करता है? न्यूट्रल लिगैंड को डाइपोल कंसिडर करता है, एंड
considers neutral as dipole. Then the interaction, इसमें क्या था, कोवेलेंट इंटरैक्शन था, CFT कहता है that is purely electrostatic interaction. The interaction will be purely ionic or electrostatic. ओके, लिगैंड क्या है, लिगैंड इफ अनायनिक होगा, कंसिडर्स आयन आयन इंटरैक्शन. इफ लिगैंड न्यूट्रल होगा, then considers dipole interaction. ओके, देन क्या आएगा आपका LFT. LFT में क्या है, LFT क्या कहता है, LFT इज ऑल्सो कॉल्ड मोडिफाइड CFT. CFT में जो भी कहा गया, पहले VBT का कंसेप्ट आया, VBT कैन नॉट बी एक्सेप्टेबल कंप्लीटली, दैट्स वाई CFT का कंसेप्ट है. CFT के बाद LFT है, CFT को थोड़ा सा मॉडिफाइड करके LFT कंसेप्ट दिया गया है. So CFT it is called modified CFT. okay, ये LFT क्या कहता है, इन आयनिक इंटरेक्शन बिटवीन मेटल एंड लिगैंड, फर्स्टली दे अप्रोच ईच अदर. वो पहले अप्रोच करेंगे मेटल एंड लिगैंड ड्यू टू आयनिक इंटरेक्शन. आयनिक इंटरेक्शन की वजह से वो दोनों अप्रोच करेंगे, बट then covalence overlapping follows off. After approaching towards each other, covalency overlap होगा. That means यहाँ पे दोनों कंसेप्ट आ गया. आयनिक पॉइंट चार्जेस की वजह से, आयनिक इंटरेक्शन की वजह से वो दोनों पास आएंगे. देन जब इंटरेक्शन होगा, दैट इज द कोवेलेंसी इंटरेक्शन. ओके, तो इसमें क्या लिखेंगे हम, in ionic interaction between metal and ligand, guys just a second, just a second, but so ionic interaction between metal and ligand, ये M and L जो आप metal and ligand भी लिख सकते हो. metal and ligand firstly they approach each other, वो अप्रोच करेंगे towards each other due to ionic interaction and then covalency overlapping follows off. Covalency overlapping
जस्ट सेकेंड गाइज, ये हो क्या रहा है? देन कोवेलेंसी, मैं इसको पूरा मिटा देती हूँ, पता नहीं पेंटैप को क्या हो गया है। एंड देन कोवेलेंसी और ओवरलैपिंग फॉलोज अप। इसको आप थोड़ा सा ठीक करके लिख दीजिए, मैं फिर से पढ़ देती हूँ बिकॉज ये पेंटैप को पता नहीं क्या होगा, ये थोड़ा अच्छे से नहीं लिखा जा रहा है। तो ड्यू टू आयनिक इंटरेक्शन एंड देन कोवेलेंसी और ओवरलैपिंग फॉलोज अप। ओके, ये था आपका LFT। अब हम देखेंगे ब्रीफली वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी एंड देन CFT। CFT आफ्टर वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी हम CFT देखेंगे। पहले क्या देखेंगे? अब देखेंगे वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी, दैट इज VBT। ओके, वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी क्या है? मेनली हाइब्रिडाइजेशन को एक्सप्लेन करता है। Hybridization of coordination complex. In contrast to p block elements, d block elements have a complex valency cell. p block के पास इतना ज्यादा complex valence cell नहीं है, but in d block elements there is complex valence cell. Okay? तो ये क्या करता है? valence cell आपको जनरली hybridization को एक्सप्लेन करता है। hybridization in P in contrast to, लिखिए, in contrast to P block elements, D block elements था D block elements have a complex valence cell. इन P ब्लॉक क्या होता है? सिर्फ NS, NP एंड ND होता है, बट इन D ब्लॉक क्या होता है? N-1D होता है, NS होता है, NP होता है, ND होता है। ओके, सो दिस इज ए कॉम्प्लेक्स वैलेंस सेल। यहाँ पे आप एक नोट करके लिखिए, देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ लोन पेयर्स इन डी ब्लॉक। ओके, ये लोन पेयर की कंसेप्ट डी ब्लॉक में नहीं है, नोट करके लिख दीजिए ये। देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ लोन पेयर इन D block। ओके, एंड ये जो N-1D होता है दैट इज इनर D ऑर्बिटल, एंड ये जो ND होता है दैट इज योर आउटर D ऑर्बिटल। ये N-1D क्या है? इनर D ऑर्बिटल है, एंड ND क्या है? आउटर D ऑर्बिटल है। Okay, generally for hybridization inner D orbital is preferred। जनरली हम क्या करते हैं? हाइब्रिडाइजेशन के लिए इनर डी ऑर्बिटल को प्रीफर करते हैं, बिकॉज जनरली फॉर हाइब्रिडाइजेशन inner D orbitals are preferred because, क्यों करते हैं? इसका रीजन क्या है? बिकॉज दे आर लेस डिफ्यूज देन आउटर डी ऑर्बिटल
ये जो इनर डी ऑर्बिटल है ये लेस डिफ्यूज है देन के आउटर डी ऑर्बिटल, एंड ये जो n-1d एंड ns के बीच इनका गैप बहुत लेस है, गैप इज लेस, ओके, बट इन nd इन दोनों गैप ये ज्यादा है, ओके। सो इसका रीजन क्या है? पहला रीजन है दे आर less diffused, they are less diffused than outer d orbital, and ये क्या है? less gap between inner d and ns and inner d में कम गैप होता है, so there is more tendency of mixing, so there is more tendency of mixing. So अब हम देखेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 पे क्या कौन सा आपका हाइब्रिडाइजेशन आएगा, 5 में क्या आएगा, 6 में क्या आएगा। जब आपको कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा तब आपका आएगा sp3 होगा मे बी और d3s होगा। इफ I'm sorry, if sp3 और dsp3 is there then ये क्या होगा? टेट्राहेड्रल। If sp2d or dsp2 is there then it is square planar, okay। if आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 5 है, अगर आपका dz2 sp3 dz2 है तो ये क्या आएगा आपका? tbp, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ओके। इफ आपका dx2 माइनस y2 sp3 और sp3 dx2 माइनस y2 होगा तो ये आपका होगा स्क्वायर प्लानर, ओके। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में इफ कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा आपका तो आपका क्या होगा? sp3 d2 और d2 sp3 ये दोनों ही आपका ऑक्टाहेड्रल, ओके। पहले हम देखेंगे ऑक्टाहेड्रल के बारे में। पहले क्या है? ऑक्टाहेड्रल यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर 6। ऑक्टाहेड्रल इन्वॉल्व s इन्वॉल्व होगा, px इन्वॉल्व होगा, pay इन्वॉल्व होगा, pz इन्वॉल्व होगा, dz2 और dx2 माइनस y2 इन्वॉल्व होगा। ऑक्टाहेड्रल में आपका इतने ऑर्बिटल इन्वॉल्व होंगे, ओके। तो n-d and 3d 1 2 3 4 1 2 3 4 5, this is 3d, this is 4s, this is 4p, okay। for octahedral either हम d2 sp3 करेंगे या फिर sp3 d2 करेंगे। अगर d2 sp3 करेंगे इसका 2, इसका 1 एंड इसका 3, d2 sp3 करेंगे तो ये इंक्लूड होगा। अगर मैं यहाँ पे मैं 4d भी लिख देती हूँ, दिस इज 4d। अगर आप ये क्या है आपका d2 sp3, अगर मैं sp3 d2 करूं तो s पहले s आएगा, s के बाद 3 p आएंगे, देन ये 4d का 2 आएगा, तो दिस इज
This is your sp3 d2 and this is your d2 sp3. ओके, एंड ये जो d2 sp3 है इसको हम बोलते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, एंड ये जो sp3 d2 है उसको हम बोलते हैं आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो पहले हम कॉन्फ़िगरेशन के बारे में देख लेते हैं। कॉन्फ़िगरेशन, इफ आपका कॉन्फ़िगरेशन इन बिटवीन d1 टू d3 होगा, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, प्लीज ध्यान से सुनिए। d1 टू d3 होगा तो क्या होगा, आपका d5 है, 1 2 3 4 5, तो ये क्या d1 में ये दिस इज n-1d, ओके, ये एक 1 रहेगा फॉर d1, फॉर d2 2 रहेगा, एंड फॉर d3 1 2 3 रहेगा। दिस इज n-1 d2, दिस इज n-1 d3, दिस इज n-1 d1, ओके। तो अब क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन इज ये तीनों, ये d1 टू d3 के अंदर आप देख रहे हैं इस पे ना ओवरलैपिंग हो सकता है, ना नेचर ऑफ लिगैंड कुछ भी चेंज कर सकता है, ना स्पिन कुछ भी चेंज हो सकता है, बिकॉज ये इसी पे d1 का तो कुछ चेंज नहीं होगा, ये यही ऑर्बिटल पे रहेगा, d2 का भी वही और d3 का भी वही रहेगा। तो हम इससे क्या पता चला हमें कि हाइब्रिडाइजेशन इज इंडिपेंडेंट of nature of ligand, ओके। हाइब्रिडाइजेशन नेचर ऑफ लिगैंड है, इंडिपेंडेंट है, दैट इज हमेशा ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स ही बनाएंगे। ये तीनों अगर आपका इलेक्ट्रॉन मेटल आयन d1 टू d3 में प्रेजेंट है तो हमेशा आपका क्या होगा, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स ही बनेगा। सो always form inner orbital complex, this is very very important। और क्या होगा, they cannot be categorized into low spin और high spin। ये d1 टू d3 के अंदर हम high spin और low spin का कॉन्सेप्ट ही नहीं आएगा, हम कैटेगरी नहीं कर सकते कि if it is high spin और if it is low spin, they cannot be categorized into low spin और high spin। just a second guys, ये क्या हो गया, और high spin, ओके। देन हम देखेंगे हमारा d1 खत्म हुआ, d2 खत्म हुआ, d3 भी खत्म हुआ, अब हम आएंगे d4 पे। d4 पे आएंगे, d4 में क्या होगा, इन ऑक्टाहेड्रल, ये सब हम जो भी देख रहे हैं d1 d3 सारे के सारे हम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में देख रहे हैं। d4 ऑक्टाहेड्रल में क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल में या तो ये इनर ऑर्बिटल फॉर्म करेगी या तो ये आउटर ऑर्बिटल फॉर्म करेगा। देखिए 1 2 3 4 5, ओके। दिस इज ऑल्सो 1 5। इफ आपका वीक फील्ड लिगैंड प्रेजेंट होगा, इफ वीक फील्ड लिगैंड प्रेजेंट होगा, ये क्या करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन यहीं पे रह जाएंगे, ये पेयरिंग ऑफ नहीं करेगा, ओके। इफ आपका यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड प्रेजेंट होगा, अगर ये पेयरिंग अप नहीं करेगा तो ये क्या फॉर्म करेगा, तो ये तो 1 ही वैकेंट है, तो हम n-1d का कोई भी नहीं ले सकते, 1 2 3 4, तो यहाँ पे 4s आएगा, 4p आएगा, देन
फॉर डी आएगा तो हम ये तो एक ही वैकेंट है तो हम डी को इनर डी को नहीं ले सकते तो हम क्या लेंगे यहाँ पे ये sp3d2 दैट इज योर आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स okay and this is also called high spin complex spin mode ओके बट यहाँ पे देखिए ड्यू टू स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड ये जो 1 2 3 यहाँ पे जो फोन आना था वो पेयरिंग अप हो जाएगा एंड ये दोनों वैकेंट हो जाएगा इसके बाद 4s देन 4p ये मिलकर बनाएंगे आपका D2sp3 दैट इज इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और इसमें क्या है स्पिन एक के साथ कैंसिल हो जाएगी यानी कि दिस इज लो स्पिन कॉम्प्लेक्स आई होप यू गाइस हैव अंडरस्टूड बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट आपको ये समझने की जरूरत है कि व्हाट इज inner outer orbital complex and what is inner orbital complex हम यहाँ पे देखिए आपके मन में ये डाउट आ सकता है हम DSP यहाँ पे एक वैकेंट है D यहाँ पे S वैकेंट है 3 वैकेंट है यहाँ पे एक D हम ले सकते हैं क्या हम ऐसे बना सकते हैं DSP3 no that is wrong because it is not possible large energy gap की वजह से due to it is not possible because of large energy gap okay large energy gap between orbitals mixing is not good यहाँ पे अच्छे से mix नहीं हो पाएगा that's why it is not possible and all हमें इसको याद रखने की जरूरत है कि all the hybridization in VBT particularly in valence bond theory are based on magnetic criteria this is आप नोट बनाकर लिख दीजिए कि all the hybridization concept in VBT are based on मैग्नेटिक क्राइटेरिया ओके ये सारा का सारा कंसेप्ट मैग्नेटिक क्राइटेरिया के ऊपर बेस्ड है और आपको ये पता आपका मन में ये डाउट आ रहा होगा कि हम कैसे पता चलेगा वीक फील्ड लिगैंड और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड कौन सा है दैट्स व्हाई बीबीटी का यही तो डिमेरिट है कि इसका क्या बोलते हैं उसको ड्रॉबैक सॉरी मैंने डिमेरिट बोल दिया इसका यही तो ड्रॉबैक है कि इसने ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि लो स्पिन कॉम्प्लेक्स एंड हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होते क्यों है ये डायरेक्टली क्या करता है एक्सपेरिमेंट करता है एक्सपेरिमेंट से वीबीटी क्या कहता है डायरेक्ट एक्सपेरिमेंट होगा एक्सपेरिमेंट से आपका मैग्नेटिक मूवमेंट पता चलेगा मैग्नेटिक मूवमेंट से आपका नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पता चलेंगे देन आपको हाइब्रिडाइजेशन पता चले ये उल्टा जाएगा दैट्स व्हाई इट वाज नॉट कंप्लीटली एक्सेप्टेड थ्योरी ओके इसकी वजह से ही हमें सीएफटी का सहारा लेना पड़ा ओके ऑल द हाइब्रिडाइजेशन इन वीटी आर बेस्ड ऑन मैग्नेटिक क्राइटेरिया ये क्या कहता है वीबीटी क्या कहता है पहले एक्सपेरिमेंट होगा एक्सपेरिमेंट से हमें क्या पता चला मैग्नेटिक मूवमेंट पता चलेगा मैग्नेटिक मूवमेंट से नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पता चलेगा देन क्या पता चलेगा हाइब्रिडाइजेशन पता चलेगा हम ऐसे डायरेक्टली नहीं बोल सकते कि क्या देन अगर हाइब्रिडाइजेशन पता चल गया इफ हाइब्रिडाइजेशन इज D2sp3 देन ये हमें पता चलेगा कि इट इज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड ये पूरा उल्टा प्रोसेस है इफ हाइब्रिडाइजेशन हमें पता चला sp3d2 देन ये हमें पता चलेगा वीक फील्ड लिगैंड पर हमें हाइब्रिडाइजेशन के लिए चाहिए क्या पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि विच इज स्ट्रॉन्ग फील्ड और विच इज वीक फील्ड देन हम इसको हाइब्रिडाइजेशन करके हम हाई स्पिन या लो स्पिन निकाल सकते हैं बट ये सारा का सारा खेल वीबीटी का मैग्नेटिक मूवमेंट के ऊपर बेस्ड है सो मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला क्या है magnetic moment which is represented as mm
इज इक्वल टू n इंटू एन प्लस टू होल रूट ओवर बोर, इसका यूनिट क्या है, बोर मैग्नेटन BM. Okay, where n is number of on-paired electron. तो क्या है, mm is equal to magnetic moment n into n plus 2 Bm. This is your formula for magnetic moment. This is also important. Magnetic moment question में पूछता है. Okay. अब हमारा खत्म हुआ क्या, D4. अब हम देखेंगे D6. D5 तो आपको पता ही है कि D5, D6, D8 हम सब देखेंगे. पहले D6 को देख लेते हैं. D6 में भी वही स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड एंड वीक फील्ड लिगैंड आएगा, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स एंड आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स आएंगे. ओके, तो पहले एक क्वेश्चन कर दीजिए जिससे आपको समझ में आएगा. क्वेश्चन है एग्जाम्पल मानकर TiH2O होल 6 3+ फाइंड हाई स्पिन और लो स्पिन. क्वेश्चन क्या पूछा है, इसने ये कॉम्प्लेक्स दिया है, आपको ये पूछा है कि इट इज हाई स्पिन और लो स्पिन. ओके, तो पहले हमें इसके ऑक्सीडेशन स्टेट जानना होगा. ऑक्सीडेशन स्टेट जानने के लिए ये H2O तो न्यूट्रल लिगैंड है, यानी कि Ti3+. Ti3+ मींस स्कैंडियम टिटानियम 4s2. इसका क्या है 4s2 3d2. अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो पहला आउटर ऑर्बिटल से जाएगा, फिर D2 से एक जाएगा, तो क्या बचेगा 3d1. तो D1 यानी कि 1 2 3 4 5. तो D1 मैंने क्या बोला था, D1 to D3 में कोई भी हाई स्पिन लो स्पिन कॉन्सेप्ट ही नहीं है, तो ये क्या होगा, ये डायरेक्टली इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हो जाएगा. ओके, एंड ये जो है हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, इसमें तो वो कॉन्सेप्ट नहीं है, सो वी कैन डिफाइन, कैन नॉट बी डिसाइडेड विच इज हाई स्पिन और लो स्पिन. ओके, वैसे हम D7 का एक एग्जांपल देख लेते हैं. D7 का देखिए, D7 का अगर वीक फील्ड लिगैंड आया तो 1 2 3 4 5 6 7. तो ये क्या होगा, ये तो कंप्लीटली फील्ड होगा, ये 4s 4p एंड उसके बाद जो D है उसको लेगा, तो दिस इज sp3d2, दैट इज आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, दैट इज OOC. एंड हियर क्या होगा, इफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड होगा ये तो पेयरिंग कर देगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड होगा तो पेयरिंग कर देगा. 1 2 3 4 5 6 तीनों तो पेयरिंग हो जाए और एक यहाँ पे आ जाएगा. तो यहाँ पे भी देखिए, जब D7 आया ये एक ही वैकेंट है, पर हमें हाइब्रिडाइजेशन के लिए 2 वैकेंट चाहिए, तो इसमें इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स ना होकर क्या होगा 4s 4p एंड 4d का, तो एक में से ये मिलेगा, तो ये भी क्या फॉर्म करेगा, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स. ओके, सो आफ्टर D7, तो इस पे आप एक की कंक्लूजन पे पहुंच गए हैं. D1 to D3 आपका नो हाई स्पिन लो स्पिन कॉन्सेप्ट, हाई स्पिन एंड लो स्पिन कॉन्सेप्ट. D4 to D6 D4 to D7 मान लीजिए. D7 में क्या होगा, बट ये देखिए D7 में हम ये 3 स्पिन है, यहाँ पे एक ही स्पिन है, सो इसको ये आउटर कॉम्प्लेक्स होते हुए भी हम इसको हाई स्पिन बोल सकते हैं.
हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, ओके, एंड इसको हम लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बोल सकते हैं। अकॉर्डिंग टू स्पिन कंसेप्ट, यहाँ पे D1 to D3 पे हाई स्पिन लो स्पिन का कोई कंसेप्ट ही नहीं है, बट इन D4 to D7 देयर इज कंसेप्ट ऑफ हाई स्पिन एंड लो स्पिन। इधर ये IUOC इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा, एंड स्पिन में भी हाई स्पिन और लो स्पिन। बट इन D8 to D10 यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ओनली sp3d2 आएगा, दैट इज आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे ओनली इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ओके, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, एंड यहाँ पे भी नो कंसेप्ट ऑफ high spin and low spin because everyone is getting pairing off, okay। तो यहाँ पे आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स की कोई गुंजाइश ही नहीं है। तो ये था हमारा ऑक्टाहेड्रल के लिए D का configuration, okay। I hope you guys have understood because these are very very important, और ये बेसिक फंडामेंटल चीज है, इसको अच्छे से समझिएगा। अगर कुछ भी प्रॉब्लम है समझने में तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, या फिर व्हाट्सएप टेलीग्राम के जरिए भी मुझे बता सकते हैं। व्हाट्सएप का लिंक आपको कम्युनिटी टैब में मिल जाएगा एंड टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ओके। तो आज के लिए हम यहीं पे रखते हैं, हम नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे हाइब्रिडाइजेशन इन कोऑर्डिनेशन नंबर 4। अब हमने ऑक्टाहेड्रल का देखा था, तब हम टेट्राहेड्रल का देखेंगे, ओके। तो आज हम यहीं पे रखते हैं, अच्छे से पढ़ते रहिए।